तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था सेल डिफिनीशन, सेल की डिस्कवरी और थ्योरी ऑफ सेल। उसके बाद अब हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे पार्ट ऑफ सेल और सेल ऑर्गेनेल्स। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं पार्ट्स ऑफ सेल कौन कौन से होते हैं। एक होता है सेल वॉल, होता है जो प्लांट में पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन होता है, ये एनिमल सेल में पाया जाता है। और साइटोप्लाज्म, ये दोनों में पाया जाता है। और न्यूक्लियस भी दोनों सेल में पाया जाता है। और सेल ऑर्गेनेल्स में आता है तुम्हारा लाइसोसोम आता है, वैक्यूल आता है, प्लास्टिड आता है, ये प्लांट सेल में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया आता है, गाल्जी अपैरेटस आता है, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ सेल के बारे में, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ सेल में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे सेल वॉल, जो प्लांट सेल में पाया जाता है। सेल वॉल जो कि प्लांट सेल में पाया जाता है। तो इसमें पहला है सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट सेल ओनली। तो सेल वॉल जो होता है वो सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं। मतलब सेल वॉल प्लांट सेल का सबसे बाहरी लेयर होता है, ठीक है, उसी को सेल वॉल बोलते हैं। ये नॉन लिविंग होता है, मतलब कि इसमें सेलुलर एक्टिविटीज़ नहीं होती, ना ही रेस्पायरेशन होता है, ना ही डाइजेशन होता है। मतलब ऑल द सेलुलर एक्टिविटीज़ आर एब्सेंट इन सेल वॉल। उसके बाद आता है फ्रीली परमिएबल। फ्रीली परमिएबल का मतलब क्या होता है कि सेल के अंदर कोई भी पार्टिकल, तो फ्रीली परमिएबल का मतलब क्या होता है कि सेल के अंदर कोई भी पार्टिकल इंटर कर सकता है विदाउट परमिशन ऑफ सेल, ठीक है। मतलब बिना सेल के परमिशन के कोई भी पार्टिकल इंटर कर सकता है और कोई भी पार्टिकल एग्जिट ले सकता है। इसका मतलब होता है फ्रीली परमिएबल का मतलब होता है। एंड थर्ड इज इट आल्सो हेल्प्स टू डिटरमाइन द शेप ऑफ सेल। जो सेल वॉल होता है वो सेल के शेप को डिटरमाइन करता है कि ये सेल का कैसा शेप होगा, रेक्टेंगुलर होगा या फिर ओवल होगा या स्फेरिकल होगा। एंड द थर्ड इज सेल वॉल प्रोवाइड सेल इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द सेल। जो सेल होता है वो सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। कैसे? क्योंकि वो जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो सेल से घिरे होते हैं। तो क्या करता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेल के अंदर, जो हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं सेल वॉल उसे सेल के अंदर इंटर नहीं करने देता। और ये रिजिड होते हैं, हार्ड इन नेचर होते हैं। मतलब जो सेल वॉल होता है वो रिजिड होता है और हार्ड होता है। ये हो गया हमारा सेल वॉल, ठीक है। अब पार्ट्स ऑफ सेल में सेकेंड है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को देख लेते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक। ये थिन होता है, मतलब जो सेल मेम्ब्रेन होगा वो थिन होगा, पतला होगा, इलास्टिक होगा। इलास्टिक का मतलब होता है कि वो तन सके, जैसे बलून तन सकता है, उसमें पानी भरो और वो तनता जाता है, ऐसे ही सेल वॉल होता है। और फ्लेक्सिबल होता है, कैसे भी इसको मोड़ सकते हैं, ठीक है। ये इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक होती है। और लिविंग नेचर होता है, मतलब नेचर में ये लिविंग होता है। लिविंग का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जैसे रेस्पायरेशन हो रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, उसके बाद डाइजेशन हो रहा है, तो वो सेल के अंदर होता है, ठीक है। तो ये सेल जो है सभी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है, या फिर मेम्ब्रेन, तो इसलिए इसको लिविंग बोला गया है। उसके बाद आता है सेल मेम्ब्रेन इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल की सबसे बाहरी कवरिंग होती है। सपोज करो कि एक बलून ले लो और बलून में आप पानी भर दो, ठीक है। तो बलून के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, या उसको आप साइटोप्लाज्म समझ लो, या फिर जितने भी एक्वस सब्सटेंस है उसको आप साइटोप्लाज्म समझ लो, और जो बलून का लेयर है बाहरी वाला उसको आप सेल मेम्ब्रेन समझ लो। तो ये क्या होता है कि जैसे बलून एक्वस सॉल्यूशन को कैप्चर कर रखता है, होल्ड करके रखता है, वैसे ही क्या करता है सेल मेम्ब्रेन, क्या करता है, ये सेल कंटेंट को होल्ड करके रखता है, ठीक है। और ये सबसे बाहरी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की, ठीक है। एंड दैट इज इट आल्सो होल्ड द कंटेंट ऑफ सेल। अभी मैं बताया कि जैसे कि एक प्लास्टिक में अगर आप सामान रखते हैं तो वो क्या करता है, प्लास्टिक क्या करता है, उस पूरे सामान को होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है, मतलब उसे गिरने नहीं देता। तो ये सेल क्या करता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, ये करता है कि जो सेल का कंटेंट होता है उसको होल्ड करके रखता है। सेल के कंटेंट में सेल ऑर्गेनल्स आते हैं, उसको होल्ड करके रखता है, ठीक है। एंड प्रोवाइड्स अ डेफिनिट शेप टू दिस सेल। और ये सेल को एक डेफिनिट शेप प्रोवाइड कराता है कि ये सेल इस शेप में होना चाहिए। अब आता है हमारा साइटोप्लाज्म, ये तीसरा पार्ट ऑफ सेल है, ठीक है। साइटोप्लाज्म इज द पार्ट ऑफ सेल विच प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो साइटोप्लाज्म होता है वो सेल का एक पार्ट होता है जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है। तो दिखाता हूँ अभी फिगर में आपको कैसे है। ये हो गया हमारा सेल, ठीक है। अब इसके अंदर ये फील है साइटोप्लाज्म, और ये है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। तो ये वाला पार्ट है, ये होता है न्यूक्लियर एनवेलप, और इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के बाहर होता है साइटोप्लाज्म। तो ये क्या करता है,
देख रहे हो ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को सेपरेट कर रहा है। और जो साइटोप्लाज्म होता है वो सेल मेम्ब्रेन के और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के, न्यूक्लियर एनवेलप के बीच में पाया जाता है। तो ये हमारा हो गया सेल मेम्ब्रेन, और ये हो गया हमारा न्यूक्लियर एनवेलप, और इसके बीच में जो लिक्विड सब्सटेंस फिल होगा उसको हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे। ठीक है, ये होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ सेल साइटोसॉल। साइटोप्लाज्म जो होता है वो साइटोसॉल का बना होता है, जो एक सब्सटेंस होता है। ये क्या करता है, सेल में ग्राउंड सब्सटेंस का काम करता है। ठीक है, सेल में ग्राउंड सब्सटेंस का काम करता है। साइटोसॉल इज एक्वस सब ग्राउंड सब्सटेंस, ये सेल में ग्राउंड सब्सटेंस का काम करता है। अब आता है हमारा कि साइटोप्लाज्म, साइटोसॉल क्या कंटेन करता है। एंड साइटोसॉल आल्सो कंटेन सेल ऑर्गेनल्स। मतलब जो साइटोसॉल होता है वो सेल ऑर्गेनल्स को कंटेन करता है, या फिर साइटोसॉल या साइटोप्लाज्म के अंदर ही सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, जैसे इस फिगर में दिखाया गया कि ये हमारा साइटोप्लाज्म है और इसी के अंदर सेल ऑर्गेनल्स है। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया हमारा, ये गाल्जी अपैरेटस हो गया, और ये हमारा हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सेल वॉल में, सॉरी, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, ये सेल ऑर्गेनल्स हैं। ये सेल ऑर्गेनल्स किसके द्वारा कंटेन किए जा रहे हैं, मतलब किसके द्वारा कंटेन किए जा रहे हैं, ये किए जा रहे हैं साइटोप्लाज्म के द्वारा। मतलब साइटोप्लाज्म जो होता है वो सेल ऑर्गेनल्स को कंटेन करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये थर्ड वाला आपको समझ में आया। साइटोसॉल आल्सो कंटेन सेल ऑर्गेनल्स। साइटोसॉल क्या करता है, ये सेल ऑर्गेनल्स को कंटेन करता है, इसके पास सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, ये था हमारा साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म भी खत्म हो। अब हमको थर्ड वाला पार्ट पढ़ना है, जो है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, ये फाइनल पार्ट है सेल का। तो पहले देख लेते हैं, न्यूक्लियस इज द टाइप ऑफ सेलुलर कंपोनेंट। सेलुलर कंपोनेंट का मतलब होता है कि ऐसे कंपोनेंट जो सेल के अंदर पाए जाते हैं, उन्हें सेलुलर कंपोनेंट बोलते हैं। उसके बाद सेकेंड है, इट इज़ सेंट्रली लोकेटेड विद इन द सेल। जो सेल न्यूक्लियस होता है ना, वो सेल के सेंटर में लोकेटेड होता है। ठीक है, इसलिए इसको बोला गया इट इज़ सेंट्रली लोकेटेड विद इन सेल, मतलब सेल के बीचों बीच में ये लोकेटेड होता है, पाया जाता है। सपोज करो ये देखो फिगर है, हम इस फिगर में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन बनाया और न्यूक्लियस बनाया, बाकी ऑर्गेनल्स नहीं बनाया, सिर्फ आपको शो कराने के लिए कि यहाँ पे ये न्यूक्लियस है और ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन है, तो न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट है, सेल के एकदम सेंटर में प्रेजेंट है। ठीक है, सेकेंड वाला देख ले, थर्ड वाला देख लेते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड इट इज़ आल्सो लार्ज इन साइज। जो सेल वॉल जो न्यूक्लियस होता है वो सेल की सबसे लार्जेस्ट स्ट्रक्चर होती है, और ये क्या होती है, साइज में भी सबसे बड़ी होती है। ये होता है हमारा न्यूक्लियस। अब आते हैं, हम देखते हैं कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस, या फिर न्यूक्लियस के कितने कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस में न्यूक्लियस के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है न्यूक्लियर एनवेलप और दूसरा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, सबसे पहले हम न्यूक्लियर एनवेलप देख लेते हैं। दी न्यूक्लियर एनवेलप आर कंपोज्ड ऑफ टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है ना, वो दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कंपोज होता है। सपोज करो दिखाता हूँ आपको, जैसे ये हमारा न्यूक्लियस हो गया और ये हमारा न्यूक्लियर एनवेलप हो गया। ठीक है, तो ये सबसे हमारा आउटर मोस्ट लेयर है और ये इनर लेयर है किसका, न्यूक्लियर एनवेलप का। ठीक है, एंड द सेकेंड इज इट हेल्प्स टू कवर न्यूक्लियस। ये क्या करता है, न्यूक्लियर एनवेलप क्या करता है, ये न्यूक्लियस को कवर करके रखता है। सपोज ये देखो, ये इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर एनवेलप चारों तरफ से क्या किया है, न्यूक्लियस को कवर करके रखा है। ठीक है, एंड इट हेल्प्स टू सेपरेट साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। ये क्या करता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को सेपरेट करता है, एक दूसरे से अलग करता है। सपोज ये देखो, ये जो न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड सब्सटेंस है इसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे, और न्यूक्लियस के जो बाहर सब्सटेंस है इसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करता है। ये न्यूक्लियर एनवेलप है, ये क्या करता है, न्यूक्लियोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करता है, अलग करके रखता है। ये हमारा हो गया थर्ड वाला। फोर्थ वाला है, एंड न्यूक्लियर पोर आर प्रेजेंट। इसमें न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर पोर क्या होता है, ये देखो जगह जगह पे न्यूक्लियर एनवेलप कटा है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये क्या करता है ना, ये परमिशन देता है ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल के ट्रांसफ़र को, कहाँ से कहाँ तक,
न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म तक मटेरियल के ट्रांसफ़र को परमिट देता है, मतलब मटेरियल के ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है, मतलब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के मटेरियल को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। अब हम आते हैं सेकेंड वाला, आते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म एक लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस होता है जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ये क्या करता है? कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म में ये होता है, ग्राउंड लिक्विड सब्सटेंस होता है। ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, जो कवर होता है किससे? न्यूक्लियर एनवेलप से। ठीक है, ये हमारा हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म के पार्ट्स देख लेते हैं। ये दो पार्ट्स इसमें होते हैं, एक होता है न्यूक्लियोलस, एक होता है क्रोमैटिन मटेरियल। ठीक है, तो न्यूक्लियोलस क्या होता है? वन आर मोर इन नंबर, इट हेल्प्स टू फॉर्मिंग ऑफ प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम। जो न्यूक्लियोलस होता है ना, ये सेल के अंदर एक या एक से अधिक भी पाया जा सकता है। ये क्या करता है कि सेल में प्रोटीन फॉर्मिंग को प्रमोट करता है, मतलब प्रोटीन के फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। ठीक है, ये होता है हमारा न्यूक्लियोलस। और उसके बाद क्या है? फॉर द परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़ इन द सेल। तो जो ये प्रोटीन फॉर्म करेगा, वो प्रोटीन क्या करेगा? सेल के वेरियस एक्टिविटीज़ में यूज की जाएगी। ठीक है, लाइक डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एट्सेट्रा। और सेकेंड आता है क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल क्या होता है? क्रोमैटिन मटेरियल इज़ द मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या होता है कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एक दूसरे से उलझा रहता है। सपोज करो, अभी यहाँ पे फिगर में देखो, ये जो उलझा हुआ मटेरियल दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं क्रोमैटिन मटेरियल्स। क्रोमैटिन मटेरियल इज द मास ऑफ सेल मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये धागे जैसी संरचना होती है। ठीक है, ये क्या करती है? सेल डिवीजन के, जब सेल डिवीज़न होता है तो ये क्रोमोसोम फॉर्मेशन में हेल्प करती है। ठीक है, ये हमारा हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म भी ख़त्म हो गया। आगे हम डिस्कस करेंगे क्रोमोसोम। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में।